बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशियल इक्वेशन के नया लेक्चर है इस वीक का। लास्ट टाइम हमने किया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ख़ास फॉर्मेट था, हमने कहा था ये इक्वेशन होमोजीनियस होगी अगर डिफरेंशियल के साथ जो फंक्शंस होंगे वो होमोजीनियस होंगे। और होमोजीनियस फंक्शन को चेक करने के हमारे पास मेथड है। हम वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हैं एक्स को टी एक्स के साथ और वाई को टी वाई के साथ, फिर उसके बाद उसकी होमोजीनिटी डिग्री भी फाइंड आउट करते हैं। एक ये मेथड हमने किया था। दूसरा मेथड हमने किया था कि अगर आपके पास जितने भी इक्वेशन में टर्म्स हैं अगर उन सब की डिग्री सेम होगी तो आपके पास इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस थी, उसके बाद हमने उसको सॉल्व करने का भी मेथड किया था। मेथड हमने क्या किया था कि अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। दो सब्स्टिट्यूशन थी, या तो y को हम यू एक्स के इक्वल पुट करते हैं या x को वी वाई के इक्वल पुट करते हैं। ये पुट करने से जो नई इक्वेशन बनती है नए वेरिएबल्स के साथ वो बनती है सेपरेबल, और सेपरेबल को सॉल्व करना हमें आता है, वो इजी मेथड है। हम उसके बाद उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। हमने उससे रिलेटेड एक एग्जांपल की थी, आज एक और एग्जांपल करते हैं, फिर इसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे। चलिए जी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 2x³ y dx x4 प्लस y4 dy इक्वल्स टू 0। सबसे पहले चेक कर लेते कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। तो dx के साथ जो टर्म है 2x³ y, इसकी डिग्री 4 है, और जो dy के साथ टर्म है उसकी भी डिग्री 4 है। देखिए x की पावर भी 4 है और y की पावर भी 4 है, तो इस पूरी टर्म की भी डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई। दोनों होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री के साथ, इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी होमोजीनियस है डिग्री 4 की। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जो आपको डिफरेंशियल आसान लग रहा हो, जिसके साथ टर्म्स सिंपल हो, उसके ऊपर आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें ताकि काम थोड़ा सा आसान हो जाए। जैसे अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2x³ y dx, और dy के साथ वाली जो टर्म है वो है x4 और y4 प्लस y4, तो वो थोड़ी सी लेंथी टर्म है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो dx के साथ वाली टर्म है यानी कि x को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अगर आप x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप करेंगे लेट x इक्वल्स टू वी वाई। अगर हम x को चेंज कर रहे हैं तो उसके डिफरेंशियल को भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया। dx इक्वल्स टू वी डी वाई प्लस वाई डी वी, ये x और dx की टर्म्स मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट की। पुट करने के बाद जो dy वाली टर्म्स है उनको अलग कर लिया, dv वाली टर्म्स को अलग कर लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मैंने x की जगह ये वैल्यू पुट की, x³ की जगह ये dx की वैल्यू पुट की, प्लस ये अगले स्टेप में यहाँ पे मैंने x4 की जगह v4 और y4 यानी vy का पावर 4 ले लिया यहाँ पे y4 और dy। ठीक है, यहाँ पे ये वाली टर्म जो है बाहर वाली से अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डी वाई को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मैंने डी वी और डी वाई वाली टर्म्स को अलग कर दिया। देखिए ये इन तीन टर्म्स में डी वाई कॉमन आ रहे हैं, इधर से डी वाई कॉमन ले लिया, और जिस टर्म में डी वी था उसे मैं उस साइड पे लेगी। दोनों डिफरेंशियल को अलग कर रहे हैं ताकि सेपरेबल फॉर्म बन जाए। ठीक है, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन होमोजीनियस भी यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपके पास बन जाती सेपरेबल फॉर्म, तो हम सेपरेबल फॉर्म बनाना चाह रहे हैं इसकी। ठीक है, इसमें से y4 कॉमन ले लिया, बाकी बना 3v4 प्लस 1 विच इज़ अ फंक्शन ऑफ v। तो हम इसे डिफरेंशियल ऑफ v के साथ लिखेंगे, और जो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y है y5 इसे यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ताकि सेपरेबल फॉर्म बन जाए। ये हमने इसकी सेपरेबल फॉर्म बना ली, ये 1/y के इक्वल है। ये हमारे पास यहाँ पे हम रूल अप्लाई कर देंगे, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। -2 इज़ अ कॉन्स्टेंट, अब मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखिए जो नीचे वाला फंक्शन है ये है 3v4 प्लस 1, 3v4 प्लस 1, अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो ये बनता है 12v³। 12v³ v³ ऊपर है, आपके पास 12 नहीं है तो 12 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ये -2/12 1/6 में चेंज हो गया, और यहाँ पे हमने रूल अप्लाई कर दिया, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव ln ऑफ 3v4 प्लस 1। ठीक है, तो अब ये सारी टर्म्स उस तरफ लेगी, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। तो इसे इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई कैसे किया कि मैंने 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 6 ln y प्लस ln 3v4 प्लस 1 इक्वल्स टू 6c। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। इसके बाद क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो एक्स वाई में थी, तो हमें आंसर भी एक्स वाई में देना है। v हमने खुद से लेट किया था तो v को हमने दोबारा रिप्लेस कर देना है। x इक्वल्स टू वी वाई की इक्वल था, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा x/y के। तो मैंने यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे मैंने v की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है,
अब ये v की वैल्यू यहाँ पे पुट करके ये दोनों जो लॉगरिथमिक फंक्शंस है ये ऐड हो रहे हैं, तो इनके आर्ग्यूमेंट टर्म्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से y6 और y4 डिवाइड हो गए तो y स्केयर आ गया, y स्केयर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन को हटाने के लिए मैंने एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 3x4 y स्केयर प्लस y6 इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर 6c, ठीक है। ई रेज़ टू पावर 6c को मैंने नए कांस्टेंट का नाम दे दिया विच इज़ b, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, इसकी आप एक्सप्लिसिट फॉर्म भी बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आंसर आ रहा है 3x4 y स्केयर प्लस y6 इक्वल्स टू b इज़ अ न्यू कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये वैसे ही था, बस मैंने यहाँ पे बताया कि हम दूसरी सब्स्टिट्यूशन भी लेके चलते हैं। हमने जो लास्ट वाली एग्जांपल की थी उसमें हमने y को लेट किया था, यहाँ पे हमने x को लेट किया, x इक्वल्स टू वी वाई। चले, तो इससे भी आप वो वाली भी सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी लेंथी हो रही थी, इसलिए ये यहाँ इस क्वेश्चन में हमने ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। लास्ट टाइम आपने देखा होगा जो हमने सेपरेबल इक्वेशंस की थी उसमें भी हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की थी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मकसद क्या होता है कि जब आपके पास जो कांस्टेंट आ रहा होता है, देखिए ये होमोजीनियस में भी हम क्या करते हैं, पहले सेपरेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने से हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट। जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक कंडीशन की गिवन होती है जिसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कंडीशन कहते हैं, और उस प्रॉब्लम को कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और साथ में एक कंडीशन गिवन है, तो इसे हम कह रहे हैं सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास सेपरेबल फॉर्म है। देखिए ये सेपरेबल फॉर्म नहीं बनती, इसका मतलब है कि आपने इसको दूसरा मेथड जो हमने होमोजीनियस किया उस मेथड से चेक करना है कि ये हमारे पास होमोजीनियस बनती है या नहीं बनती। तो होमोजीनियस के लिए आपके पास फॉर्म होनी चाहिए m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n ऑफ एक्स वाई डी वाई, एन एक्स वाई डी वाई, ठीक है। ये फॉर्म बनानी पड़ेगी, बनाने के बाद फिर हम उसकी होमोजीनिटी चेक करेंगे। तो पहले फॉर्म बना लेते हैं। अब मैंने क्या किया कि ये जो डी एक्स था डिफरेंशियल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ लेके ये दोनों टर्म्स के साथ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ये टर्म उठा के ये यहाँ ले आए तो ये नेगेटिव टर्म हो गई, प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। सेम वही फॉर्म बन गई, ये m के इक्वल है, ठीक है, और ये आपके पास है n के इक्वल। dx के साथ जितनी भी टर्म होगी वो m ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, और dy के साथ वाली टर्म है n ऑफ एक्स वाई के इक्वल। अब हमने चेक करना है कि इसकी डिग्री क्या है। देखिए यहाँ पे y है, पहली टर्म की डिग्री चेक कर लेते हैं। y की डिग्री 1 ठीक हो गया, x की डिग्री 1, और ये वाली जो टर्म है ये y ओवर x में है, y ओवर x यानी कि डिग्री 0, तो ये पूरी टर्म की डिग्री बनती है 1, x की वजह से इसकी डिग्री 1 है, तो पूरी ये जो dx के साथ वाला फंक्शन है इसकी डिग्री बन रही है 1। अब dy के साथ एक ही आपके पास वैल्यू है x, इसकी डिग्री भी 1 है, तो ये जो पूरा आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिग्री 1 की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चेक कर ली कि ये होमोजीनियस है, इसके साथ जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है, डिग्री 1 की होमोजीनियस है। तो फिर अगला वही टारगेट है कि हमने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन लगानी है। अब यहाँ पे देखें डी वाई के साथ वाली टर्म थोड़ी सी सिंपल है, तो हम इस पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, यानी कि वाई को लेट करेंगे। आपने डिफरेंशियल से डिसाइड करना है कि हम किसकी सब्स्टिट्यूशन लगानी चाहते हैं। वैसे तो आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंशियल के साथ टर्म्स ज़्यादा सिंपल हैं उसके साथ हम लगाते हैं, उसी की हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। डी वाई के साथ है तो वाई की सब्स्टिट्यूशन यूज़ की, y इक्वल्स टू यू एक्स। फिर वही है कि अगर आपने y को चेंज कर दें तो आप डी वाई भी फाइंड आउट करेंगे, यानी उसका डिफरेंशियल भी फाइंड आउट करेंगे। बहरहाल ये फाइंड आउट किया, सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया। ये आप देख लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली फॉर्म बन गई विच इज़ सेपरेबल फॉर्म, 1 ओवर एक्स डी एक्स 1 ओवर ई यू डी यू। तो ये सेपरेबल फॉर्म है, दोनों तरफ हम अगले स्टेप में कर देंगे इंटीग्रेशन अप्लाई, ठीक है। ई यू को हम ऊपर ले जाएंगे, नेगेटिव ई यू हो जाएगा, 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस यू डी यू। 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन होती है ln x, और ई रेज़ टू पावर माइनस यू की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर माइनस यू, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही आता है। और इसकी पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे वो माइनस आ जाएगा, उस माइनस से डिवाइड किया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई ही हो गया। अब वही कि हमारे पास जो फंक्शन था वो y और x में था, और जो आपके पास कंडीशन है ना वो भी y और x की है, u के साथ ही नहीं है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, u को चेंज कर लिया विच इज़ y ओवर x, क्योंकि x इक्वल u इक्वल y इक्वल्स था u x के, तो u इक्वल हो जाएगा y ओवर x के। बहरहाल u की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी।
अगले स्टेप में हम c की वैल्यू फाइंड आउट करने की इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। y 1 = 1 यानी कि x की वैल्यू भी 1 पुट करनी है और y की वैल्यू भी 1 पुट करनी है। यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया, या y की जगह भी 1 पुट कर दिया। सिर्फ वैल्यूज़ मैंने पुट की अभी तक, ठीक है। ln1 जो होता है वो हमेशा 0 होता है, या आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। -1/1 इज़ -1, तो e⁻−1 आ रहा है। यहाँ पे ये माइनस ई था, उस तरफ जाके e⁻−1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव होगा। c की वैल्यू क्या आ रही है, e⁻−1। जो सोल्यूशन आया उसमें दोबारा इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो ln x = e−e⁻−y/x, और c की जगह c की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास बन गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये था जनरल, यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट नहीं थी। ये कंडीशन लगाने के बाद हमने c की वैल्यू सोल्यूशन में पुट कर दी, तो ये हमारे पास बन गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो जब भी इनिशियल कंडीशन गिवन होगी तो आपके पास c की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, कोई ख़ास पॉइंट पे आप उस फंक्शन का बिहेवियर देख सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे वो सेपरेबल है, चाहे वो होमोजीनियस है, या आगे हम जितने भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड करेंगे, आपको कंडीशंस गिवन होंगी। कंडीशन के वजह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उस c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। c की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपके पास सोल्यूशन बन जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जब भी आपको कहा जाए सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तो वहाँ पे मेथड आपको मेंशन नहीं होगा कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। आपने खुद चेक करने कि हम सेपरेबल लगाएं, होमोजीनियस लगाएं, या आगे जितने भी और मेथड करेंगे कौन सा उस पर मेथड अप्लाई करना है। तो इक्वेशन की फॉर्म बनानी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा ये सेपरेबल है, ये होमोजीनियस है, या आगे मैं एक दो और मेथड करवाऊँगी, उनमें से कोई और मेथड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसे सॉल्व करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को। वैसे जैसे होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व किया, सेम वैसे ये लास्ट में बस आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ये होमोजीनियस के टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स दो करवाई हैं। एक दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन थी, दोनों से करवा दी है। लास्ट में मैंने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी करवा दी। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक आपने प्रैक्टिस करनी है। चलिए जी, अब इसका नया टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट इक्वेशंस के नाम से, ठीक है। पहले हमने किया है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला जो मेथड था वो था सेपरेबल मेथड, फिर हमने किया होमोजीनियस। अब हम आ जाते हैं एग्जैक्ट इक्वेशंस पे कि इक्वेशन कब एग्जैक्ट होगी और उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। तो सेपरेबल सबसे इनिशियल है, यानी सबसे स्टार्ट में आपको सेपरेबल आता है। होमोजीनियस में भी हम सेपरेबल यूज़ करते हैं, इसमें भी देखते हैं कि इससे कैसे सॉल्व करना है। देखिए फॉर्म जो है बिल्कुल होमोजीनियस जैसी बना लेनी है आपने। m(x(y) dx + n(x(y) dy एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है। ये एग्जैक्ट कब होगी, जब आप क्या करेंगे कि dx के साथ जो भी टर्म है जो m के इक्वल है, ठीक है, उसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से, ठीक है, और dy के साथ जो n टर्म है उसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से। अगर इन दोनों का आंसर आता है सेम, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी, अदरवाइज़ ये एग्जैक्ट नहीं होगी। दोबारा रिपीट कर देते, पहले तो आपने इसकी इक्वेशन की ये वाली फॉर्म बना लेनी है, m(x(y) dx + n(x(y) dy। ये फॉर्म बनाने के बाद dx के साथ वाली टर्म का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से, और dy के साथ वाली टर्म का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से। अगर इन दोनों का आंसर आ रहा है सेम, तो हम कहेंगे इक्वेशन एग्जैक्ट है, अदरवाइज़ ये एग्जैक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है किसी भी इक्वेशन को चेक करने का कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं। तो ये क्राइटेरिया हम देख लेते हैं कौन कौन सी इक्वेशन फुलफिल करती है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आज सिर्फ हम चेक करेंगे कि कौन सी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अगले लेक्चर में हम इनको सॉल्व करने का मेथड भी करेंगे कि एग्जैक्ट इक्वेशन अगर बन गई तो उसके बाद हमने क्या करना है। जैसे पहले हमने होमोजीनियस फंक्शंस देखे थे, फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पे टेस्ट लगाए थे कि ये होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस होने के बाद हम सब्स्टिट्यूशन लगा के उसको सॉल्व करते। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ चेक करेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट कैसे बनती है, ठीक है। एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 2xy dx + xk-1 dy = 0। dx के साथ वाली टर्म को मैंने m का नाम दे दिया, dy के साथ वाली टर्म को मैंने n का नाम दे दिया, ठीक है। m(x(y) आ गया 2xy के इक्वल, और n(x(y) किसके इक्वल है, x2-1 के। m का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से, ठीक। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y क्या बन जाएगा, y के लिहाज से लेना है, तो 2x जो है वो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, और y का डेरिवेटिव बन जाएगा 1, तो ये बन गया 2x, ठीक है। n का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से जब हम ले रहे हैं
तो ये बन जाएगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। अब दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका भी आंसर 2x है, इसका भी 2x है, क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम लास्ट में बता दें कि ये एग्जैक्ट है। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करें, बस चेक करें कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। सॉल्व करने का मेथड हम बाद में करेंगे। अगली एग्जांपल है 2x माइनस 5 dx और माइनस 5x प्लस 3y स्क्वायर dy। ये आपके पास m टर्म है, ये आपके पास n टर्म है। तो m है हमारे पास 2x माइनस 5 और n ऑफ xy है माइनस 5x प्लस 3y स्क्वायर। अब m का पार्शियल डेरिवेटिव लें y के लिहाज से, y के लिहाज से लेना तो 2x तो हो जाएगा 0 और 5y है तो माइनस 5 कॉन्स्टेंट टर्म साइड पे और y का डेरिवेटिव 1, तो ये माइनस 5 आ गया। अब x के लिहाज से लेना है तो माइनस 5 आ गया, बाकी 3y के y की टर्म है ये 0 हो जाएगी। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, पार्शियल m ओवर y इक्वल्स टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इक्वेशन है ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक हो गया। लास्ट में जो मैंने एग्जांपल किया कि एग्जैक्ट नहीं है, ये देख लेते कि ये क्यों एग्जैक्ट नहीं है। ये dx के साथ वाली टर्म है m ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और dy के साथ टर्म है x ln x, ठीक है। तो पहले हम इसका ले लेते हैं y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव जब y के लिहाज से लिया तो x 0 हो गया, y का डेरिवेटिव 1, 0 प्लस 1 इज़ 1। n के लिहाज से लिया तो n में जो n का हमने लेना है x के लिहाज से। अब जो दो फंक्शन है दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, और पहले का डेरिवेटिव तो ये बन गया 1 प्लस ln x। ये 1 आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस ln x। इसका मतलब है दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। अच्छा, अब हमने दो देखी, दो इक्वेशन एग्जैक्ट है और एक इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। जो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है इसको भी एग्जैक्ट बनाया जा सकता है, ये मेथड हम बाद में करेंगे। तो बहरहाल हमने इक्वेशन को चेक कैसे करना है, हमने पहले उसका फॉर्मेट बना लेना है m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। इक्वेशन की ये फॉर्म बनाने के बाद m का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना y के लिहाज से, n का पार्शियल डेरिवेटिव लेना हमने x के लिहाज से। अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, अदरवाइज इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। एग्जैक्ट होगी तो उसको सॉल्व करने का मेथड है, अगर एग्जैक्ट नहीं होगी तो पहले हम इसको एग्जैक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ लिया करें। अब तक किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, उनमें से किसी ने नहीं पूछा, तो आप लोग पूछ लिया करें ताकि कोई मसला ना रह जाए, कोई पॉइंट ना रह जाए आपका, साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आप MS टीम्स पे ही मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज में फिर आपको बाद में बता दूंगी कि कहाँ से कहाँ तक आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, व्हाट्सएप कर दूँगी आप लोगों को। ठीक है, लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।